हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था, हम आपके लिए लेकर आएंगे डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर 27 एंड 28 के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अगर आप इनको इस वीडियो को देखते हैं और साथ के साथ अगर आप इनको रीड भी करते हैं तो मैं कहता हूं आपको एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मतलब कि जो दो देश हैं, भारत और डेनमार्क, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो सहयोग है, मतलब बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। तो समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करेगा, विशेष रूप से दूसरे देश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में है ये चीज। तो मतलब कुल मिला के कि डेनमार्क हमारी संस्कृति से, हमारे कुछ कार्यों से रूबरू होगा, हम उनके कार्यों से रूबरू होंगे। तो मतलब दोनों देश एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके से बौद्धिक संपदाओं के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा आप एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। वो है कोपेनगन। और इसके अलावा जो वहाँ की मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। अब बात करते हैं कि एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आप जानते हैं, फिलीपींस मनीला में, जो उन्होंने राजस्थान, जो हमारा भारत का राज्य है, वहाँ के लिए $300 मिलियन का प्रस्ताव, जो ऋण है, ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों को के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। ये कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाएगा। वैसे आप जानते भी हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत भी है और स्वच्छ पानी की कमी भी है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ऋण है, ये राजस्थान सरकार को मदद करेगा स्वच्छ सेवाओं के लिए। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है, जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से देखिए। हसनदीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बैरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसमें 200 लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हो गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि बैरूत में एक विस्फोट हुआ है, एक बंदरगाह में विस्फोट हुआ है। तो वो विस्फोट जो हुआ, उस विस्फोट होने के बाद जो वहाँ की उस समय जो सरकार थी, हसनदीप की सरकार, उन्होंने वहाँ से 4 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। और वो इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मुस्तफा अदीब को चुना गया। वो आ गया है, लेकिन वो अपनी कैबिनेट बनाने की जो विफलता है, कैबिनेट बनाने में विफल हुए, तो उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो टोटल जो कारण है, ये है बेरूत से रिलेटेड। और 8% जो लेबनान की जो राजधानी है वो है जो लेबनान की राजधानी है वो है बेरूत, और जो मुद्रा वहाँ की है वो लेबनानी पाउंड है। तो फ्रेंड, क्या होता है कि कभी कभी कोई टॉपिक चर्चा में होता है, तो उस चर्चा के टॉपिक के अलावा वहाँ उससे रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये लेबनान की राजधानी और लेबनान की मुद्रा भी आपको याद रखना चाहिए। आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। मतलब एक पॉजिटिव पे सिस्टम बनाया है आरबीआई ने। ये किसके लिए बनाया है? ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए बनाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वो 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपए और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। मतलब जितने भी जो 50,000 रुपए और उससे अधिक की राशि का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सभी जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए ये पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, और जो उसका मुख्यालय वो मुंबई में है। बात करते हैं कि नीतू डेविड भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है।
नीतू डेविड जो है ये जो महिला चयन समिति ये बीसीसीआई से रिलेटेड है। तो वो जो नई जो चयन समिति उसकी जो नई प्रमुख बनी है वो नीतू डेविड बनी है। आपको नीतू डेविड नाम रखना है। क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नीतू डेविड को 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो बीसीसीआई की ओर से 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल बनाया है। तो उस चैनल की जो अध्यक्ष होगी वो होगी नीतू डेविड। आपको यही याद रखना है। तो इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि बीसीसीआई के जो अंतरिम सीईओ है वो है हेमांग अमीन। जो इसके अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली है। और जो बीसीसीआई का मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1928 में हुई थी। तो फ्रेंड्स आप इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत और जापान द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिम एक्स 20 शुरू हुआ है। तो ये जिम एक्स से मतलब है जापान और इंडिया मरी टाइम एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, जापान इंडिया मरी टाइम एक्सरसाइज 2020। ये द्विवार्षिक 2 बार होती है। तो ये नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर गैर संपर्क और समुद्र प्रारूप में आयोजित किया जाता है। मतलब कि एक दूसरे को संपर्क में नहीं आना है, लेकिन समुद्र प्रारूप मतलब समुद्र के जो प्रारूप होंगे उसी के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। तो भारत की ओर से युद्धपोत चेन्नई, तेग, तारक और फ्लीट टैंकर दीपक भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा जापानी युद्धपोत का कागा और इकाजुची ड्रिल में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो भारत की ओर से आप याद रख सकते हो चेन्नई, तेग, तारक और फ्लीट टैंकर दीपक प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड्स, तो आप इसे जरूर याद रखें। इसके बाद देखते हैं कि इस दिन को किस किस का निधन हुआ है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। ये भी बहुत चर्चाओं में थे। तो इनको आप अच्छे से जानते होंगे जसवंत सिंह जी को। और इनका जन्म राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल गांव में 1938 में हुआ था। तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बाड़मेर से। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1998 के दौरान जब वो वापस चुने थे और 5 साल जब सरकार चली थी, तो उस दौरान ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। तो जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2009 में आखिरी बार चुने गए थे लोकसभा के लिए। उन्हें 2009 में भाजपा से निष्कासित भी कर दिया गया था जब उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की थी। तो इस वजह से उनको बीजेपी से निष्कासित भी कर दिया गया था। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर ईशर जज जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी जिनका निधन हो चुका है। क्या थे इनके बारे में हम जानते हैं। दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस ICRIER की अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की और ICIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया। मतलब ये ICRIER जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत ऊपर ले गए और एज ए चेयरमैन इन्होंने 15 वर्षों तक भी इसकी सेवा की। तो कुल मिला के बहुत अच्छे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी। तो आपको नाम याद रखना है इनका, डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि IRDAI अब LIC, GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पहचान DSSI के रूप में कराए। तो सभी इंश्योरेंस जो कंपनीज है अब उनको DSSI के रूप में उनकी पहचान करेगा IRDAI, जो आप जानते हो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो वो अब जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसके अलावा आप जानते हैं कि ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन न्यू इंडिया इंश्योरेंस को और घरेलू व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSSI के रूप में पहचान देगा। तो DSSI क्या है मैं आपको बता देता हूँ, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के रूप में चिन्हित करेगा। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि IRDAI जो हमारी भारत की इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, वो अब LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप में
महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSSI मतलब कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के रूप में चिन्हित करेगा। तो DSSI ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू और वैश्विक अंतर कनेक्टिविटी के बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली में से एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण होगी। मतलब ये जो भी बाजार के महत्व को समझेगा कि क्या उसका घरेलू और वैश्विक उसको कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और जब वित्तीय प्रणाली में जब विफलता होगी तो संकट के समय में भी मदद करेगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम को बनाया गया, मतलब DSSI के रूप में इसको पहचान की गई है। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो है सुभाष सी खुटिया, मतलब IRDAI के जो है वो है सुभाष सी खुटिया, आप जरूर याद रखें। वॉल्टेरी बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो मैं आपको बताता हूं कि रशिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर कौन है। तो आपको क्लिक करना है वॉल्टेरी बोटास, वो हैमिल्टन नहीं है, लुइस हैमिल्टन, वो है वॉल्टेरी बोटास, ये आपको याद रखना है। अधिकतर हम क्या होता है कि जब भी ग्रैंड प्रिक्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो लुइस हैमिल्टन क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये जीता है रशिया ग्रैंड प्रिक्स वॉल्टेरी बोटास ने। तो ये उनकी सीजन की दूसरी जीत है। इसके अलावा मैक्स वर्स्टपेन ने रेड बुल जो कि नीदरलैंड से है 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन के, जो लुइस हैमिल्टन वो ब्रिटेन से आते हैं, के बाद दूसरे स्थान पर आया, जो दंड के कारण तीसरे स्थान पर। मतलब जो मैक्स वर्स्टपेन थे वो हमेशा लुइस हैमिल्टन को फॉलो करते थे, पर इस बार वो तीसरे स्थान पर रहे। तो कुल मिला के आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वॉल्टेरी बोटास ने रशिया ग्रांड प्रिक्स जीता है, बस आपको इतना से याद रखना है माय फ्रेंड। इसके अलावा 27 एंड 28 सितंबर 2020 को क्या क्या दिन मनाया जाता है, मतलब क्या क्या सेलिब्रेशन होता है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको याद रखना है 27 सितंबर, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसकी जो थीम थी वो थी पर्यटन और ग्रामीण विकास के लिए काम करना, तो मतलब ये इसकी थीम है। इसके अलावा विश्व रेबीज दिवस जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज जो कि आप जानते हो टीकाकरण होता है रेबीज के लिए, जो कि डॉग से रिलेटेड भी होता है। तो 2020 में 14वें वर्ल्ड रेबीज डे का जो थीम है वो है एंड रेबीज को अंत करना है, सहयोग टीकाकरण। तो ये है इस वर्ष का थीम, टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है विश्व रेबीज दिवस का, जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 28 सितंबर को एक दिन और मनाया जाता है, एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक दूसरे को एक्सेस कर सके, राइट इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो है 28 सितंबर को। तो सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विषय की जो थीम है वो है सूचना तक पहुंच, जीवन की बचत, बिल्डिंग ट्रस्ट एवं आशा लाना। तो ये इस दिवस की थीम है। तो आप इन तीनों डेज को याद रखें 27 और 28 सितंबर के रूप में। अब बात करते हैं कि पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे JDU में शामिल हुए हैं। आप गुप्तेश्वर पांडे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, तो फाइनली वो बिहार के DGP हैं, तो एक प्रकार से वो JDU में शामिल हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते गुप्तेश्वर पांडे एक दिन IPS बन गए, और वो ना सिर्फ IPS बने बल्कि बिहार जैसे बड़े राज्यों के DGP पद पर भी रहे। तो इसके अलावा वो सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में लगातार सुर्खियों में रहे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लिया था। तो मैं संक्षिप्त शब्दों में बता देता हूँ कि सुशांत सिंह की जो डेथ हुई उसमें जो CBI जो टीम भेज का इंक्वायरी कराना था और उसके लिए जो जवाब दे थी उसके लिए DGP खुद आगे आए और उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। साथ के साथ उन्होंने DGP जो पद था उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू रिटायरमेंट भी ले लिया, इस्तीफा ले लिया अपने पद से, और अब वो JDU में शामिल हो चुके हैं। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ मिलेंगे आपको सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स। आप हमसे जरूर जुड़े, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें। अगर मैंने इस तरीके का सेलेक्टिव और इफेक्टिव कंटेंट बनाया है कि अगर आप इसको रीड भी करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप हमसे जरूर जुड़े, हमारी वीडियोस को जरूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।